हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। भारत को अमेरिका के बाद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी का मतलब जो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में दिया गया है वो ये है कि ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता के ज़रिए और जनता की सरकार हो। दुनिया भर में भारत को मजबूत लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, लेकिन भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करने जैसे फैसलों की वजह से इंटरनेशनल डेमोक्रेसी रैंकिंग में 10 पायदान नीचे पहुंच गया है। ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 2006 में पहली बार डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाया था, जिसके बाद अब वो हर साल दुनिया के 165 मुल्कों के लोकतांत्रिक हालात का इंडेक्स जारी करता है। इसके मुताबिक भारत का 2019 का साल लोकतंत्र के मामले में सबसे बुरा साल रहा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने, असम में एनआरसी लागू करने और नागरिकता संशोधन कानून से लोगों में बढ़े असंतोष की वजह से भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। द इकोनॉमिस्ट की तरफ से 2006 में जारी पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्कोर 10 में से 7.68 था, जो 2019 में 6.9 रह गया। द इकोनॉमिस्ट के सालाना डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान नीचे खिसककर 41वें स्थान पर आ गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स का आकलन 5 बिंदुओं की बुनियाद पर किया जाता है। इसमें चुनावी प्रक्रिया, अनेकता की स्थिति, सरकार का कार्यतंत्र, राजनीतिक भागीदार, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्वतंत्रता पर देश के लोकतंत्र की सतह का हिसाब लगाया जाता है। इन तमाम बिंदुओं पर इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के अंदर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि जब लोगों को जागरूक करने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया ही खुद सत्ता की जुबान बोलेगा तो लोगों तक सरकार की सही जानकारी कैसे पहुंचेगी। डेमोक्रेसी इंडेक्स में ये गिरावट खास तौर से लैटिन अमेरिकी, उप सहारा अफ्रीका और पश्चिम एशियाई इलाकों में देखी गई है। ज़्यादातर एशियाई देशों की रैंकिंग में 2019 में गिरावट देखी गई। इस रैंकिंग में नॉर्वे टॉप पर बना हुआ है। सोचिए कितना प्यारा मुल्क होगा नॉर्वे। अमेरिका इस रिपोर्ट में 25वें, ऑस्ट्रेलिया 9वें, जापान 24वें, इजराइल 28वें और ब्रिटेन 14वें पायदान पर मौजूद हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का पड़ोसी चीन 153वें, पाकिस्तान 108वें, नेपाल 92वें, बांग्लादेश 80वें और श्रीलंका 69वें नंबर पर मौजूद है। डेमोक्रेसी इंडेक्स पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश में जहर फैला रहे हैं। वे संसद जैसी प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टिजियस संस्था को ख़त्म करने की धुन में हैं। असहमति यानी किसी फैसले के साथ ना होना, उसके मुखालिफत करना के सभी रूपों का गला घोंटा जा रहा है। सरकार छात्रों की आवाज़ दबा रही है। भारत के विचार को ख़त्म किया जा रहा है। देश के नौजवान गुस्से में हैं और जब ये हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार गंभीर संकट में है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में क्या कहा है। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। डेमोक्रेसी इंडेक्स में मुल्कों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्ण लोकतंत्र वाले देशों को 8 से ज्यादा अंक हासिल करने होते हैं। दूसरा त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, जिसमें 6 से 8 रैंकिंग वाले देश आते हैं। तीसरा संकर शासन, यानी वह देश जिनमें चुनावी धोखाधड़ी होती रहती है। इन देशों की रैंकिंग 4 से 6 अंक के बीच होती है। और आखिर में चौथा निरंकुश शासन, जिसमें 4 या उससे कम अंक वाले देश आते हैं। क्योंकि भारत की रैंकिंग 6.90 है, इसलिए भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। इस सब के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यह कानून वापस नहीं होगा, लेकिन उन्हें कोई ये बताए कि इससे देश का बैंड बज रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। यहाँ ये याद दिलाना ज़रूरी है कि अब से पहले जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक, यानी भूखमरी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 117 देशों की रैंकिंग में भी भारत 102वें पायदान पर आ गया है। इस मामले में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत
हमसे कहीं बेहतर है। इसमें पाकिस्तान 94वें नंबर पर और बांग्लादेश 88वें नंबर पर, नेपाल 73वें और श्रीलंका 66वें नंबर पर है। भारत एशिया की तीसरी और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत साउथ एशिया में सबसे नीचे है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भूख मिटाने के मामले में भारत दुनिया भर के देशों में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह गिरावट लगातार जारी रही। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 95 पर थी, जो 2016 में गिरकर 97 पर आ गई। 2017 में यह और भी बदतर हुई और भारत 100वें पायदान पर आ गया। 2018 में 3 पायदान और खिसक भारत 103वें स्थान पर पहुंच गया। इस तरह देखा जाए तो 2015 के बाद भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट जारी रही। 2019 में भारत भले ही 102वें स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 94 पर है, जो भारत से 12 पायदान ऊपर है। भारत इस मामले में ब्रिक्स देशों से भी नीचे रहा। ब्रिक्स का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका भी 59वें पायदान पर रहा और भारत 102वें पर। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और भारत शामिल हैं। भारत दुनिया के उन 45 मुल्कों में शामिल है जहां भूखमरी एक गंभीर संकट बना हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सी विदेशी यात्राओं के बावजूद पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का रुतबा और गिरा है। हाल ही में अमरीकी फर्म हैनले की तरफ से जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को 84वां पायदान मिला है। विदेशों में भारत की पहचान मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पर होती है, लेकिन भारत के लोग अब सिर्फ 58 मुल्कों में ही वीजा फ्री यानी ऑन अराइवल वीजा से घूम सकते हैं। ये रैंकिंग 2019 में 82 पर थी। जब 2013 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब यही रैंकिंग 74 पर थी, जो 2014 में 76 पर गई और फिर गिरती चली गई। लिस्ट में पहला मुकाम जापान ने हासिल किया है, जिसके नागरिक 191 मुल्कों में वीजा फ्री घूम सकते हैं। दूसरे पायदान पर सिंगापुर रहा, वहां के नागरिक 190 मुल्कों में वीजा के बिना घूम सकते हैं। वहीं साउथ कोरिया और जर्मनी तीसरे पायदान पर हैं, जिनके नागरिक ऑन अराइवल 189 मुल्कों में घूम सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो 2014 से हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, जिसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना, हर बात में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद करते रहना ही है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। Thank you.